Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फ़वाद मिर्ज़ा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into BS Electrical Engineering with Akif Sheikh साहब। Akif Sheikh साहब is currently doing BS Electrical Engineering from UET Texla। बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया, यूईटी टेक्सला की फीसिस क्या हैं, यूईटी टेक्सला में किस तरह की फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप अवेलेबल है एंड अदर पर्टिनेंट क्वेश्चंस उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आकिब शेख साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, आप थोड़ा सा बता दीजिए अपना बेसिक इंट्रोडक्शन, एकेडमिक एंड बोथ। सबसे पहले तो जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद आकिब है। बेसिकली मेरा ताल्लुक तहसील दुनियापुर से है, डिस्ट्रिक्ट लोधरा। और मुझे 2 साल हो गए हैं यूईटी टेक्सला में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हुए। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जितनी मेरी कोशिश होगी अच्छा आंसर दे सकूँ मैं आपको दूँगा, ताकि अच्छे से हमारे जूनियर्स आने वाले हैं, जो भी लोग एडमिशन लेते हैं उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन और गाइड दी जा सके। जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है जो न्यू कमर है और वो अप्लाई करना चाहता है यूईटी टेक्सला में, तो थोड़ा-सा बता दीजिएगा क्या एडमिशन प्रोसेस है फॉर गेटिंग एडमिशन, मतलब कहाँ से फॉर्म्स डाउनलोड करने होते हैं, कहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं, ओवरऑल थोड़ा-सा इस बारे में बेसिक। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जी, सबसे जी। पहले जो आज का एडमिशन फॉर्म हमने सबमिट करना होता है और जो पहले का एडमिशन फॉर्म सबमिट करना होता है। एडमिशन फॉर्म सबमिट करने में बहुत ईज़ी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आपने अपना मैट्रिक का रिज़ल्ट और जो भी चीज़ें होती हैं वो आप पहले ही सबमिट कर चुके होते हैं जब आपने एंट्री टेस्ट देना होता है। जब एंट्री टेस्ट देने के बाद यूईटी टेक्सला या यूईटी लाहौर के अंदर अप्लाई करते हैं ना, तो आपने जस्ट अपनी कन्फर्मेशन के लिए डिसिप्लिन एंटर करने होते हैं कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, आपने जस्ट अपनी चॉइसेस एंटर करनी है और सब कुछ रिकॉर्ड यूईटी के पास आपके बोर्ड का, आपके एंट्री टेस्ट का पहले से मौजूद होता है। एडमिशन फॉर्म आपको सबमिट करने में मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। वो जस्ट आपको सीनियर की गाइड होनी चाहिए कि आपने कौन-कौन से डिसिप्लिन चूज़ करने हैं। दैट्स ऑल। ठीक, ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, ऑब्वियसली जो यूटी टेक्सला का खुद का एडमिशन फॉर्मेट है, वो तो ये है कि आप ईकैट पहले देंगे और फिर मोस्ट प्रोबब्ली ईकैट की बेसिस पे आप मेरिट के लिए अप्लाई करते होंगे यूटी टेक्सला, उससे पहले काम ईकैट का है, ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो थोड़ा-सा बता दीजिएगा कि ईकैट के क्या-क्या कोर्स कंटेंट होते हैं और उसमें थोड़ा-सा मेरिट वाइज़ बता दें, उसका क्या किरदार होता है ईकैट का जी, मैं फॉर द आपको एडमिशन बताता पर्पसेस? हूँ। जो ई-कैट होता है आज से 2 साल जो पहले ई-कैट होता था ना सर, वो बेसिकली हम रिटन दे के आते थे, जहाँ भी हमारे सेंटर बनते थे, मुल्तान जाते थे हम, लाहौर, बड़े-बड़े सेंटर लाहौर और टेक्सला में बनते थे, मुल्तान सेंटर होते थे। सर हम रिटन दे के आते थे। जैसे ही हमारी कोविड की सिचुएशन है ना, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ना अपॉर्च्युनिटी पैदा हो गई है, क्योंकि यूआईटी लाहौर ने कोलैबोरेशन किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ और कोलैबोरेशन करने के बाद जो सारा सिस्टम था ना, वो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। बस स्टूडेंट ने क्या करना होता है, जस्ट जाके एक टोकन सबसे पहले परचेज़ करना होता है एचपीएल की एक ब्रांच से। वो टोकन आप परचेज़ करते हैं 800 से आपको 1000 तक का मिल जाएगा। वो टोकन आप परचेज़ करते हैं, आपने सीएनआईसी देना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और आपने टेस्ट दे आना है। चाहे आप टेस्ट फिज़िक्स के हवाले से देते हैं, चाहे आप वो टेस्ट बेसिक जो हमारे साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उसके हवाले से। तो टेस्ट का क्राइटेरिया ये है कि आप बीटेट जो क्लियर करते हैं, वो आपका 30% काउंट होता है और जो आपकी एफएससी है, वो आपकी 70% काउंट होती है और वो इंडिविजुअल रिज़ल्ट ऑन द टाइम ऑफ मेरिट और एग्रीगेट आपको शो हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने 30% उसका बताया ईकैट का और 70% जो है एफएससी की बेसिस पे। तो मैट्रिक का कोई किरदार नहीं होता टुवर्ड्स गेटिंग एडमिशन इनटू यूटी टेक्सला? बिल्कुल नहीं, मैट्रिक का पहले किरदार होता था, लेकिन अब बिल्कुल भी कोई इंटरफ़ेस नहीं है मैट्रिक का। जस्ट एक नया उन्होंने ना बच्चों को रिलीफ देने के लिए एक न्यू चीज़ ऐड की है। उन्होंने स्केल मार्क्स और उसके जो ओरिजिनल मार्क्स है ना, उनको भी थोड़ा मॉडिफ़ाई कर दिया। पहले जो हम एंट्री टेस्ट दे के आते थे ना, उसमें जो आप नंबर लेते थे वही आपके काउंट होते थे। लेकिन बच्चों ने खैर इतना पढ़ा भी नहीं है और सिचुएशन भी काफ़ी ख़राब थी, तो मेरिट को कंपनसेट करने के लिए काफ़ी स्केल मार्क्स इस बार दिए गए हैं, 45 टू 50 मार्क्स, मतलब 400 नंबर का एक ई-कैट होता है। तो देखें मोस्टली बच्चे ना नेगेटिव के अंदर भी जाते हैं। मोस्टली बच्चों के मार्क्स ही 50 होते हैं, लेकिन जिस बच्चे के 50 मार्क्स हैं, मोस्टली इस बार उसको 45 से 50 जो 20 इस बार भी जो हुआ है ना, उसके अंदर भी दिए गए हैं।
तो जिस बच्चे के 50 थे उसके 100, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी इस बार बच्चों के लिए। ठीक, लेकिन वो हर स्टूडेंट के लिए ही नहीं उन्होंने किया कि मतलब 40 to 50 मार्क्स का अगर स्केल दिया है तो वो तो फिर सबको अल्टीमेटली कोई मेरे ख्याल में उससे डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि रिलेटिवली तो वो फिर सेम ही है वो 50 नंबर पे। हर स्टूडेंट के लिए वो अपॉर्चुनिटी है, किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली तो इससे मेरिट जैसे मैथमेटिक्स में आ गया, अगर हम हर बंदे को 50 ज्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब अल्टीमेटली तो मेरिट तो वहीं पे जाके नहीं, मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब आप अगर फिगर्स में देखोगे तो शायद आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन ऐसा वैसे कोई फर्क नहीं, स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं देने वाला ये चीज। स्टूडेंट को इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन ऑन द टाइम ऑफ मोस्टली ना बच्चे डिसहोप हो जाते हैं, मतलब जिसके 50 है ना वो मोस्टली फिर अप्लाई करता ही नहीं है। जस्ट आप कह सकते हैं कि उनको एक मोटिवेशन देने के लिए इसका कोई किरदार है। बाकी मेरिट पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सही 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 है, ठीक है, मतलब बच्चों को जरा खुश रखने के लिए कि आपने 100 मार्क्स लिए, आपने 50 नहीं जैसे लिए वो पहले हैं। मैट्रिक के अंदर दिए गए हैं, एफएससी के अंदर दिए गए हैं, जैसे जी बच्चों को खुश करने के लिए आपको ये दे दिए हैं। ठीक अब ठीक डिसएग्री ना हो, होप ना छोड़ें, आप पढ़ते रहें, कंटिन्यू रखें। ठीक ठीक, गुड गुड। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने टेस्टिंग मेथड के बारे में बता दिया कि जो है इसमें ई कैट का होता है, तो ई कैट के कोर्स कंटेंट क्या होते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिएगा। मैं ई कैट को बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं, क्योंकि ई कैट मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक डिफरेंट इंटरव्यू भी है, लेकिन फिर भी एक जनरल नो हो, जो ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल बेसिक पे चल रहा है वो कम से कम उससे गेट कर सके, उसके लिए जो है वो एक गाइड थोड़ी सी बन जाए। बाकी अल्टीमेटली एक डिटेल्ड डिस्कशन ई कैट पे अलग से हो सकती है। सर वही 3 बेसिक सब्जेक्ट होते हैं कैट की, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स। जी जी। और अगर आप देना चाहते हैं प्री मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको एडिशनल मैथ, उसमें मैथ का आपको लाजमी देना पड़ेगा। और एक और हैं, वो हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस रखी होती है, उनकी एक पता नहीं शायद मैथ है उसकी जगह मैथ का नहीं होता, उनका साइंस का होगा, यही डिफरेंस। डन हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस टाइम पे जो क्या नाम है, आपने बताया था कि यार एप्लीकेशन फॉर्म्स आप डाउनलोड करते हैं, डाटा शेटा देते हैं, उसके बाद आपका मेरिट बन के आ जाता है, ठीक है। तो मेरिट क्या मतलब आप जो कैलकुलेट हो रहा होता है वो 0.3 इंटू ई कैट प्लस 0.7 इंटू एफ एस सी मार्क्स, इसकी बेस पे बन रहा होता है? इसी बेस पे काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, फार्मूला तो हो गया। आप मुझे बताएं कि एक स्टूडेंट है, एक तो थोड़ा सा बताएं कि पिछले सालों में एक दो सालों में डिग्रीज तो जो ऑफर हो रही है उनके मेरिट क्या रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको एक बेसिक सा रूडिमेंट्री सा आइडिया जरूर हो जाए कि यार हम आया, वी वुड बी एबल टू गेट थ्रू दैट एडमिशन और नॉट, तो उसके लिए थोड़ा सा बता रहे। आपको सबसे पहले ना डिटेल्स मैंने आपने कहा था संभाल के रखा हुआ है। जी जो यूटी टेक्सला है ना सर, और जो यूटी लाहौर है उसके अंदर मेन डिफरेंस ये है कि जो यूटी टेक्सला है ना वो जस्ट इंजीनियरिंग को ऑफर करती है। इसके अंदर 10 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनके अंदर सर मैकेनिकल, सिविल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और एनवायरमेंटल है। और जो यूटी लाहौर है सर, उसके अंदर इन डिपार्टमेंट्स के साथ साथ जो इंजीनियरिंग का कंटेंट है हमारा, इसके साथ साथ उन्होंने बेसिक साइंस की चीज़ें भी रखी हुई हैं, जिसके अंदर केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, ये चीज़ें भी आ जाती हैं। तो मेरिट का जो आप कह रहे थे ना सर, मेरिट हमारा स्टार्ट होता है मैकेनिकल का, सबसे टॉप पे होता है 76 के नियर अबाउट। तो जो बच्चा तकरीबन 950 से ऊपर नंबर लेता है ना, या 920 से ऊपर नंबर लेता है, तो उसे ना 150 टू 200 के नियर अबाउट अगर वो कैलकुलेट करता है अपने ई कैट के अंदर, जब जाके उसका मैकेनिकल के अंदर एडमिशन हो सकता है। फिर इसी के अकॉर्डिंग वो अपना देखता जाए कैसे फिर नीचे आता जाता है। तो उसके बाद सिविल आ जाती है। सिविल का लास्ट टाइम जो हमारा मेरिट था 74 था। और इसके बाद सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल है। इसके साथ साथ ये थे सब जो मैंने आपको बताया ओपन मेरिट। इसके साथ साथ स्पेशल कोटे के भी होते हैं, बैकवर्ड एरियाज के भी होते हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, यहाँ पे फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं बहुत सारी। ठीक है। अच्छा अच्छा, आपने जो अभी के लिए हम ना ओपन मेरिट्स के साथ ही रहते हैं, वो स्पेसिफिकली अगर कोई क्यूरी आएगी तो हम उसको भी इंटरटेन कर देंगे, लेकिन अभी के लिए जो ज्यादा मतलब जिसकी सीट्स होती हैं उस पे जो है वो लेके चलते हैं उसको सिनेरियो को। आपने देखें, आपने मुझे 2 डिग्रीज का बता दिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 76 और सिविल इंजीनियरिंग 74%।
फर्दर आपने डिग्रीज बताई हैं लेकिन उनका मेरिट नहीं, उसका भी अगर अप्रोक्सीमेट मेरिट बता देते तो उससे जरा इजीनेस रहती थोड़ी सी। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको, जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना उसका लास्ट टाइम मेरिट रहा है 74.23 और कंप्यूटर साइंस आ जाती है इसके बाद 73। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आप स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर देना डन जितनी हो भी गया। डिटेल इन्फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिकल का मेरिट आता है 74, इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग 72, इंडस्ट्रियल का 72, टेलीकॉम का भी 72, इलेक्ट्रॉनिक्स का इनसे थोड़ा ज़्यादा होता है 73.206 और इन्वायरमेंटल का 72.15। ठीक है। और इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ सर, जो लिस्टें हैं ना वो हमारे पास, ये जो मैंने आपको मेरिट की पोजीशन बताई है ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, बहुत ज़्यादा हाई होता है फर्स्ट मेरिट जो लिस्ट लगती है ना, फिर बहुत काफ़ी ज़्यादा लिस्टें लगती हैं तो काफ़ी मेरिट डाउन भी हो जाता है। स्टूडेंट्स को ना अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, ये ना हो कि अब जैसे मैंने बता दिया जी मैकेनिकल का जी 76 मेरिट है, ये बंदा ना डिसोप होकर बैठ गया जी 76 मेरिट है मेरा तो आ ही नहीं सकता, अल्लाह ताला ना अपॉर्चुनिटी बनाने वाला है। बस अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखना है वो, क्योंकि वो जो काम है ना वो ऐसे ऐसे बना देता है ना, फिर आप बाद में बैठ के सोचते रहते हैं अल्लाह ताला ने मेरा ये काम कैसे बना दिया। अप्लाई आप ज़रूर करें, कोशिश आप ज़रूर करें, एडमिशन जो मेहनत है वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़। माशाल्लाह ठीक है। ये माशाल्लाह इमरान खान साहब का कोड हो गया, और मैं बड़ा जो है ना कि आपने आपके हाथ में मेहनत है और जो है अल्टीमेटली सक्सेस जो है वो खुदा ताला के हाथ में है, वो 100% जो है सही है। लेकिन आप ये बड़ी बड़ी अच्छी मोटिवेटेड बात हुई कि भाई लोग क्या करते हैं कि वो 74 सुन के हो सकता है जिसका 68 या 70 होगा उस इंजीनियरिंग में एज ए प्रेफरेंस ही ना दे, तो लेकिन उसको हर अपने हिसाब से प्रेफरेंस दें, वो ठीक है, अगर मिलता है तो फाइन इनफ है, नहीं मिलता तो ऑब्वियसली यू कुड गो फॉर दी अदर डिग्री जो आपको ऑफर हो रही है, या ऑब्वियसली यू कुड आल्सो सर्च फॉर दी अदर यूनिवर्सिटी लाइक देयर इज अ फैसलाबाद कैंपस, नारोवाल कैंपस, देयर आर मल्टीपल कैंपसेस, तो आपको जहाँ पे वो डिग्रीज, अगर आपको डिग्री के लिहाज से कंसर्न है तो आप डिग्री के देखें, अगर आपको उसके हिसाब से कंसर्न है कि आप तो यूनिवर्सिटी के उसके हिसाब लिए से। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आप जब देते हैं ना बच्चे जो भी हमारे हैं टेस्ट देने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद अपने टीचर से ना खुद रिक्वेस्ट किया करें, जो हमारे सीनियर्स पढ़ रहे हैं ना उसी इंस्टीट्यूट से गए हुए हैं, अगर नहीं गए उस इंस्टीट्यूट से तो किसी और इंस्टीट्यूट से गए होंगे, अपने टीचर से रिक्वेस्ट करें कि हमारे सीनियर्स को बुलाएं, काइंडली हमें ना कम से कम गाइड करें, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। वरना ना सर बहुत ज़्यादा इशू होता है इस चीज़ के ऊपर, बंदा क्योंकि प्रोसीजर ही इस किस्म का होता है ना, बंदा परेशान हो जाता है कि मैं अप्लाई किस तरह करूँ, कहाँ कहाँ मैंने जाना है, तो बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि हमने भी टाइम गुजारा है, आपने भी टाइम गुजारा है, बहुत ज़्यादा एक बच्चे के लिए ना प्रेशर वाला टाइम होता है। डन हो गया। और मैं आपको बताता हूँ, ये पिछले दिनों से जब से मैंने थोड़ा इसमें इन्वॉल्व हुआ एडमिशन प्रोसेस में, तो आई मैं पर्सनली, मैं अगर अपना कहूँ तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि यार शायद कोई 2-3 बंदे होंगे जिनको शायद इस तरह की हेल्प चाहिए होगी। मुझे नहीं था पता कि दिस इज सच अ ह्यूज प्रॉब्लम, कि मतलब लोगों को फॉर्म्स या लोगों को अप्लाई करते हुए भी मसला आता है कि मतलब हो सकता है उनका तब सॉफ्टवेयर ना काम कर रहा हो या ये वगैरह, तो इससे भी परेशान हो जाते हैं। खासतौर पे अगर आपके पास सीनियर की गाइडेंस है, वो तो एक बड़ी बड़ी रहमत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपको मिल गई है। नहीं मिली तो ऑब्वियसली दूसरों के पास भी अपॉर्चुनिटी इक्वल रेंज पे होनी चाहिए, कि यार अगर नहीं करना आ रहा तो वो किसी किसी चाहे वो इंटरनेट पे सवाल पूछ सके या किसी से भी पूछ सके जो उधर कंसर्न अथॉरिटी है। तो मतलब ये चीज जो मुझे नहीं थी लगती कि शायद कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये मतलब मैं समझता हूँ आपके ये एक अच्छा खासा इशू है कि लोगों को मुश्किल आती बहुत है ड्यूरिंग अप्लाई बहुत एप्लीकेशन जो है ना, ज़्यादा। इतना इतना ईजीनेस नहीं होता जितना हमने भला क्या होता है, हो सकता है एग्जांपल लेते हैं आकिब शेख साहब को कोई हेल्पफुल मिल गया हो तो उन्हें शायद लगता हो कि यार सब कोई जो है ना बड़ा ईजीनेस से अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है वहाब साहब को ना मिला हो तब तो वहाब साहब बड़े परेशान हो। तो मतलब जिसका भी नहीं ना कोई रेफरेंसेस होते उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीजें जो है ना। तो वो कोई सीनियर अगर कोई ऑब्वियसली वो सेमिनार कर देता है या उनके लिए कर देता है तो बड़ी ईजनेस रहती है। बच्चों को कई बार इवन टेस्ट जो है आप जैसे कंप्यूटर पे हो सकता है कईयों के लिए कंप्यूटर पे टेस्ट देना भी एक अपने आप में एक जो है वो स्ट्रगल हो, तो ये चीज है, तो हमें हमारा सबको लेके साथ डर चलना है। भी नहीं है, हमारे जितने बच्चे हैं ना उनको ऐसे भी हैं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हाँ जी हाँ जी बहुत ज़्यादा हाँ जी इश्यूज़ हाँ हैं जी हमारे। हाँ जी हाँ जी। सो वी वुड हैव टू टेक दैट कम्युनिटी फॉरवर्ड के जो है ना वो जो बेचारे शायद सिर्फ रिसोर्सेज की लैक की वजह से रह गए थे, कम से कम अब वो पीछे ना रहे, आहिस्ता आहिस्ता वो जो है पार्ट बन सके जो है ना, तो ये एक चीज है। और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ क्योंकि इससे रिलेटेड है, यूटी टेक्सला के अंदर ना सर यहाँ पर एक कम्युनिटी सिस्टम है, पता है क्या? अगर आप किसी सिटी से बिलोंग करते हैं ना तो स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए यहाँ पर कम्युनिटीज़ बनाई गई हैं ताकि जितने भी स्टूडेंट्स आए ना
उनको परेशानी ना हो। कम्युनिटी इस तरह है, जैसे मैं दुनियापुर से हूँ तो मेरा डिस्ट्रिक्ट रोज़ान लगता है, तो मेरी कम्युनिटी लियो लाइन्स है। इसी तरह मुल्तान की है और चिनाबियंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। वो डिफरेंट उनके कल्चर्स होते हैं, क्योंकि सराइकी पंजाबी लोग तो वो अपने कल्चर्स भी मनाते हैं। और जैसे एक नया स्टूडेंट आता है ना, तो सीनियर बाकायदा ना उनकी हेल्प के लिए खड़ा होता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जैसे ही मैं आया था तो हमारे सीनियर ना जियो लाइन्स के लोधरा के तो वो खड़े हुए थे, उन्होंने हमारी हेल्प की थी। हम जाके जस्ट कमरे के अंदर बैठ गए हैं, रिलैक्स किया हमने, कहते हैं आप यहाँ पे बैठो, आपका फॉर्म हम सबमिट करवाएंगे, आप लोगों ने कोई फिक्र नहीं करनी। मतलब इस तरह के जब सीनियर्स हमारे गाइड के लिए हों तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, रियली 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 हेल्पफुल टॉपिक। अच्छा, और रियली हेल्पफुल कम्युनिटी जो मतलब कि आपका फॉर्म्स तक जो है वो सबमिट करवा देती है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है, लेट्स अज्यूम कि उसने वो मेरिट वाली थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया, अब हमने उधर तक पहुंच गए कि मेरिट वाली। और थोड़ा सा पहले मुझे ये बताइएगा, मेरिट से पहले पहले तक आया किसी बंदे को, एग्जांपल लेते हैं आप जैसे लोधरा से थे, ठीक है, you should have come to UT Texla for applying up till the merit, और मतलब आप घर बैठ के ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं? आपको मैं बताता हूँ, अगर आपका एडमिशन यूटी टेक्सला में जब तक सिक्योर नहीं हुआ है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आने की। जी, आपने क्या करना है, जस्ट सबसे पहले ई कैट देना है। ई कैट देने के बाद आपने अगर आप सेटिस्फाई हैं, मैं तो कहता हूँ आप लाजमी अप्लाई करें। ठीक है। क्योंकि इसमें अप्लाई करने आपने ई कैट दे दिया ना, उसके बाद आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपके अप्लाई करने के, अब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ई कैट जो आपने दे दिया है ना, वो दे दिया, अप्लाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट करें। और अप्लाई करने के बाद जस्ट बैठ जाएं, रिलैक्स करें, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को देखें उनका मेरिट कहाँ पर है। ये ना हो कि आप एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई करके बैठ गए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जहाँ भी आपका सिक्योर मेरिट हो वहाँ पे। तो बस जब आपका जैसे ही आपका नाम आ जाता है, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है। आपने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी है आपका, क्या कहते हैं उसे, अब स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से हैं वो तो एनओसी नहीं, वो होता है यार मुझे नाम भूल गया, वो आपने मूव एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट करने के लिए बनवाना पड़ता है आपको मजिस्ट्रेट के पास जाके, जो है ना, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं, भूल गया, बस शायद कोई कमेंट में नीचे पेस्ट कर देगा वो हमारी हेल्प के लिए कि सब क्या लोगों है। को पता चल जाएगा, वो उस कंडीशंस के अंदर दिया हुआ था, वो आप लाजमी बनवाएं, हाँ जी, हाँ और उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। जी। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे आने की, आप जस्ट अप्लाई करें, जब आपका एडमिशन हो जाता है आप खुश होंगे, आप खुद आके यहाँ पे अप्लाई करें। हम होंगे यहाँ पे आपकी गाइड के लिए, इंशाल्लाह, कोई फिक्र वाली बात नहीं। रियली थैंक्स, रियली थैंक्स। अच्छा, मुझे बताएं कि एक स्टूडेंट है, वो मेरिट थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया और उसने अचीव कर लिया एडमिशन, तो पहले तो उसको नहीं था आना पड़ा। अब आते हैं फीस फीस की तरफ, मतलब फीस भी क्या वो ऑनलाइन ही पहले सेमेस्टर की सबमिट करवा सकता है, या फिर ये वाले टास्क आपको ऑन कैंपस आके परफॉर्म करने पड़ते हैं, और क्या फीसिस होती हैं उसके बाद, थोड़ा सा बताइए। मैं आपको ये इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। जी, जो एडमिशन फीस है ना, वो तो जस्ट हमारी 5000 से 7000 है। आपका जो क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मेन यही डिफरेंस होता है कि बच्चे फीस का हाफ ऑफ का डिफरेंस होता है। यहाँ पे फीस आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की नियर अबाउट 50 टू 55,000 पड़ जाएगी हर बच्चे जो भी एडमिशन ले रहे हैं। तो आपने अपना बजट और माइंड सेट इस हवाले से बना के आना है फर्स्ट टाइम। आपको एक बात मैं बता दूँ, अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जिस मर्जी तरह अगर आपसे अफोर्ड नहीं होता, आप पे कर दें। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, एहसास है, आप नीड बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने इस वजह से घर नहीं बैठना कि मेरे पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे हैं और मैं यूनिवर्सिटी के अंदर इसलिए एडमिशन नहीं ले रहा हूँ। बहुत मिस कंसेप्ट है ये बहुत ही मतलब अपने फ्यूचर को तबाह करने वाली बात है। ठीक है, यानी यानी किसी तरह मेहनत करके या ढूंढ के आप जो है, या कहीं से वो करके डेप्थ भी लेना पड़े, एक दफा आप कर लें फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद आपको, और ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज का ऐसा ही सिनेरियो मैंने देखा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी शायद शायद इतना लोगों का मतलब बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती, लेकिन गवर्नमेंट में थोड़ा ज्यादा होता है। मुझे नहीं पता, आप यूईटी, मैंने तो इधर तक भी सुना है कि यूजुअली यूनिवर्सिटीज में किस्तों का सिस्टम ही होता है कि मतलब आप नहीं एक सेमेस्टर में पे कर सकते, आप उसको डिवाइड कर लेते हैं। मुझे नहीं पता यूटी टेक्सला में भी आया ये सेम सिस्टम है? मैं आपको बताता हूँ, जी, कितनी रिलैक्सेशन है आपको फीस की। आपका एडमिशन हो गया है ना, यहाँ पे हमारे सीनियर्स ऐसे भी हैं, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर की पे की थी ना, सेकंड की ना, थर्ड की, 8 सेमेस्टर तक की उन्होंने आज तक फीस पे नहीं की हुई। बस जब आपको डिग्री मिलेगी, आपका वहाँ पर क्लियरेंस का होगा, आपने आपकी जितनी भी फीस रहती है वो आप क्लियर करवा लें, वो भी हो जाती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। मतलब
देखिए आप फर्स्ट सेमेस्टर का 55,000 पे कर दिया, अब सारे 7 सेमेस्टर ऐसे ही वो पढ़ते रहे और लास्ट में आके क्लियर करवा दिया, अब इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन क्या हो सकती है। माशा मज़ीद माशा। मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, मैं जी इससे पहले था एयर यूनिवर्सिटी में, एयर यूनिवर्सिटी को मैंने लीव करके जैसे ही यहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया था मैंने चूज़ कर लिया। मुझे भी होप नहीं थी जैसे स्टूडेंट्स को नहीं होती है, मेरा तो जी एडमिशन नहीं हो सकता, इतना हाई मेरिट होता है, पूरे पाकिस्तान की क्रीम जाती है। मतलब देखिए ना हर सिटी से 1-1, 2-2 बच्चा जाता है, वो भी टॉप का बच्चा होता है। तो मेरा भी एडमिशन मुझे होप नहीं थी लेकिन मैंने अप्लाई किया। अल्लाह ताला ने बहाना बना दिए, तो अप्लाई आप कर दीजिए। आकिब शेख साहब माशाल्लाह आपने स्कॉलरशिप और इसका तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं। अगर आप थोड़ा सा उसको जरा अगर मतलब काउंट करवा सके नाम वगैरह, ताकि इनको न्यू व्यूवर्स को पता हो कि यार ये इस तरह की चीजें अवेल होती हैं फाइनेंशियल एड की फॉर्मेट में या स्कॉलरशिप में, तो तो प्लीज मैं सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने जो पीटीआई की आके दी है एज स्कॉलरशिप है, जी बहुत ज़्यादा बच्चों को रिलैक्सेशन मिली है। मैं आपको अपना बताता हूँ, मुझे मिली है 1,35,000 स्कॉलरशिप मिली है। और फीस देखें मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की कितनी पे की थी, 55,000। और स्कॉलरशिप देखें मुझे कितनी मिली थी, 1,35,000 की। तो अब देखें मैंने सेकंड सेमेस्टर का पे करने के बाद भी, और मुझे कितना ज़्यादा इसके बाद फिर नीट बेस्ड स्कॉलरशिप है, और आप ऑर्फन है तो उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़। आकिब साहब आपने स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड का तो बता दिया, थोड़ा सा बता दें कि हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है, मतलब कि आउटसाइड दी जो टेक्सला से हैं वो उनको किन किन को जो है हॉस्टल फैसिलिटी अवेल होती है, या सबको हो जाती है या टेक्सला वालों को भी हो जाती है, मतलब ओवरऑल क्या क्या सिनेरियो है? जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मैं पहले जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहा था वो कहते हैं डोमिसाइल, ठीक है? हाँ जी। आप लोगों ने डोमिसाइल जब आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना, तो डोमिसाइल जो भी हमारे जूनियर्स हैं, आप लोगों ने पहले बनवा के रखना है। तो डोमिसाइल से आपकी शिनाख्त होती है, उसकी बेस पे जितने भी यहाँ के इर्द-गिर्द के रहने वाले हैं, उनको हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं करते हैं, जो भी बाहर से लोग आते हैं, जो भी दूर से लोग। लेकिन जो हमारा 18 सेशन आया था, उसको भी हॉस्टल का इश्यू रहा है। हम जब आए थे, हमें भी हॉस्टल का इश्यू रहा है, लेकिन आप लोगों ने कोई परेशान नहीं होना। हम आप लोगों यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आपको फेस होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम आप लोगों को हॉस्टल दिलवा देंगे। और नहीं भी मिलता तो प्राइवेट हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हॉस्टल की मैं आपको बताता हूँ, अ, ए, मतलब इस बात से नहीं मिला था कि हॉस्टल, ये बात नहीं थी कि आप लोग जगह नहीं है, वो मैनेजमेंट का थोड़ा इशू आ गया था जिसकी वजह से बाज़ औक़ात पहले हॉस्टल डिलीवर नहीं हो सके हैं। उसका सर ऐसे सीन है कि 5 यहाँ पर हॉस्टल बने हुए हैं और इतने बड़े-बड़े हॉस्टल हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो कोई भी इधर आएगा तो इमेजिन करेगा, मतलब इतना बच्चों के लिए फैसिलिटेट है ना, 5-5 जैसे हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल होता है, उतने बड़े हॉस्टल्स बने हुए हैं, कोई हॉस्टल वाली परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल है, आप लोगों को फीस भी इतनी ज़्यादा ना पे नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट 4,000 सिक्योरिटी फीस है आपको हॉस्टल एक बार, वो आपको एट द एंड वापस हो जाएगी। और सेमेस्टर की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 1100 या 1000 रुपए बनती है। डन बहुत ईज़ी। डन डन हो गया, सही है माशाल्लाह। तो अच्छा अच्छा, ये 1100 हजार आपने 1100 और ये हजार रुपए सेमेस्टर, का है पर सेमेस्टर? जी पर सेमेस्टर। अच्छा ठीक है। तो मतलब ये तो बड़े नॉमिनल से चार्जेस हुए, ये सिर्फ आपकी अकोमोडेशन के हैं या इसमें ये मेस वगैरह भी शामिल है? अकोमोडेशन, मेस आपको ऑप्शनल है, अगर आप मेस रखना चाहते हैं तो 3000 उसकी सिक्योरिटी फीस है, आप वो पे करें। और मंथली मेस का बिल जितना आप अटेंडेंस लगवाएँगे, उसके हिसाब से आ जाएगा। नॉर्मली अगर आप अ, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हम अगर कॉन्स्टेंटली कंप्लीट मंथ भी अगर हम मेस करें ना, तो आपके 3000-3500 बनेंगे। और अगर बाहर से आप खाना खाते हैं, तो ये आपके 9 से 11,000 रुपए बनते हैं मंथली। तो मैं आपको क्योंकि गवर्नमेंट भी फिर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देती है ना इस मामले के अंदर, तो उनकी तरफ से भी दिया जाता है, स्टूडेंट भी थोड़ा बहुत पे करते हैं, तो इस तरह सिस्टम चल जाता है। हॉस्टल अकोमोडेशन और मेस दोनों अलग-अलग। ठीक ठीक माशाल्लाह। अच्छा, एनी फाइनल एडवाइस फॉर द न्यू कमर, जो आप समझते हो कि ये मसले आ रहे हैं, तो कोई आपके पास एडवाइसेस हो उनके लिए, जो आपको भी आया हो या डिफरेंट स्टूडेंट्स को आता हो, तो आप चाह रहे हो कि यार ये वाली चीज कोशिश किया करें, करके आए तो आपकी बेहतरी होगी। मैंने एक साल ना रिपीट किया था क्योंकि मेरा ना एडमिशन नहीं हुआ था। यही वजह थी कि मेरिट्स बहुत ज़्यादा हाई थे। और मैंने कहा, घर वालों ने कहा कुछ नहीं होता, डिफरेंट चीज़ें हैं, उन चीज़ों के अंदर अप्लाई कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने इंजीनियरिंग के अंदर ही जाना है, बस अब डिटर्मिनेशन कर लिया तो कर लिया। अल्लाह ताला बाकी जो करेगा।
वो साथ होगा। मैंने 1 साल रिपीट किया, ई कैट की दोबारा तैयारी की, नेशनल कॉलेज है दुनियापुर के अंदर, वहीं से मेरी एफएससी है। वो करने के बाद मेरा एडमिशन फिर भी नहीं हुआ यूटी टेक्सला के अंदर। तो मैंने एडमिशन ले लिया एयर यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पे मैंने 1 सेमेस्टर कंप्लीट लगाया है। वही आपके वाली बात, 1,20,000 मैंने वहाँ पर ड्यू पे किया था, बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे इस्लामाबाद में मैं F8 में रहता था, 4 महीने में मारा हूँ, मेरे 2 लाख रुपए बन गए हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्चा था। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने एक रास्ता बनाया, यहाँ पर ना सीट्स रह गई थी, तो यूटी टेक्सला ने ना एक नोटिफिकेशन जारी किया विद इन 1 वीक। दिसंबर का टाइम था, मैं पेपर दे रहा था अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एयर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अचानक ना फेसबुक जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा था ना, एक पोस्ट गुजरी और वो गुजर गई मेरी आंखों से। तो मैं दोबारा गया, मैंने कहा यूटी टेक्सला की तरफ से पता नहीं क्या इस टाइम पे कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है। फिर जाके दोबारा देखा है मैंने, और मेरे एग्जाम चल रहे थे। मैंने अपने सीनियर थे ना जो, उनको कांटेक्ट किया है, मैंने कहा ऐसे ऐसे आया हुआ है। उनको भी नहीं पता था, क्योंकि जस्ट विद इन 1 वीक सारा ये प्रोसीजर था। बहुत ज़्यादा वेदर भी हार्ड था, के अंदर बहुत ज़्यादा धुंध होती है यहाँ पर। उन्होंने मेरा अप्लाई किया ना, मैं यहाँ पे आया, और उन्होंने मेरा चालान पे किया फीस वाला भी। जब मेरा एडमिशन हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा वहाँ हो गया था, तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी यहाँ पर फिर स्टडी स्टार्ट हुई है। और यहाँ पर देखिए मैंने कितना पे किया है, 50 से 55,000। और जितना मैंने एयर यूनिवर्सिटी के अंदर पे किया था, वहाँ भी मेरी स्कॉलरशिप लग गई थी। वो जितना भी मैंने पे किया था स्टडी के हवाले से, वो मुझे सारा वापस मिल गया था। लेकिन जो मैंने खाना खाया है, जहाँ वहाँ मैंने रेजिडेंसी जो भी मेरी थी वहाँ पर, उसकी ज़ाहिर सी बात है वो वापस नहीं मिलने थे। वो जितने यूटिलाइज होने थे यूटिलाइज हो गए। तो फाइनल एडवाइस बच्चों को ये है, आप लोगों ने ना ओपन माइंडेड हो जाना है। इस टाइम पर आपने हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, किसका मेरिट। बंदे को ना अंदाज़ा हो जाता है, आपने ना परेशान नहीं होना। बंदे को अंदाज़ा हो जाता है मेरा इस जगह एडमिशन होगा या नहीं होगा। नहीं भी होता, आप लोगों ने अप्लाई करना है। 500 हज़ार कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लग जाते हैं, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी हम हैं यहाँ आप लोगों की गाइड करने के लिए। घबराना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। और अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें बस। Really thanks for explaining the interview so descriptively dear। और बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज कवर आउट हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट हो तो नीचे पास कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आकिब शेख साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद हाफिज आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान अल्लाह जिंदाबाद।